मेरा नाम राकेश है और मेरा संबंध एक मिडिल क्लास फैमिली से है। मेरा दोस्त राजेश और मैं बहुत अच्छे दोस्त थे। हम दोनों के बीच बहुत अच्छी दोस्ती थी। लोग हमारी दोस्ती की कस्में दिया करते थे। राजेश भी मुझ पर जान देता था और उसने भी मुझे कभी महसूस नहीं होने दिया कि वह मेरा दोस्त नहीं है। वह मेरे भाइयों की तरह था। मुझे किसी भी चीज की जरूरत पड़ती तो वह चीज मुझे राजेश ही दिलवाया करता था, चाहे वह कितनी भी महंगी चीज क्यों न हो। इसलिए मुझे भी राजेश की दोस्ती अच्छी लगने लगी थी और उसका साथ मुझे अच्छा लगता था। ऐसा नहीं था कि राजेश में मेरा संबंध कुछ दिनों का था या कुछ महीनों का था। हमारा संबंध स्कूल से लेकर कॉलेज और फिर कॉलेज से लेकर यूनिवर्सिटी तक था। हम बचपन से ही एक साथ बड़े हुए थे। मैं उससे जो भी चीज कहता वह मुझे फौरन ला कर देता। उस चीज के लिए हाँ करता, कभी भी मना नहीं करता था और वह मुझे हर हाल में वह चीज कहीं से भी ला कर देता, चाहे वह कितनी भी महंगी चीज क्यों न हो। सूट हो या फिर महंगे महंगे मोबाइल, जूते, घड़ी, वह हर चीज मुझे दिलवाया करता था और उसने कभी भी बदले में मुझे कुछ भी नहीं मांगा था। मैं भी राजेश से बहुत प्यार करता था और उसे दिल से सच्चा दोस्त मानता था। यूं ही बचपन से लेकर कॉलेज तक हमारी दोस्ती बनी रही और फिर एक दिन राजेश की जिंदगी में एक लड़की आई जिससे वह बहुत प्यार करता था। राजेश से सुना था कि वह इतनी सुंदर है कि भगवान ने उसे खुद अपने हाथों से तराश कर बनाया है। राजेश उसकी तारीफें करता नहीं थकता था। वह उसे बहुत ज्यादा प्यार करता था और वह यह चाहता था कि उस लड़की से उसकी शादी हो जाए, लेकिन वह लड़की हमारी यूनिवर्सिटी की नहीं थी। वह किसी और यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी और राजेश ने उसे कहीं देखा था। राजेश उसे कई बार अपनी मोहब्बत का इजहार भी कर चुका था, लेकिन वह लड़की नहीं मानती थी और हमेशा उसे इग्नोर कर देती थी, क्योंकि दोनों के बीच में जात पात का भेद था। और मैं राजेश से कहता था कि वह लड़की कभी नहीं मानेगी तुमसे शादी के लिए, क्योंकि यह लोग अपनी बिरादरी से किसी दूसरी बिरादरी में नहीं शादी कर सकते। यह लोग बहुत ही सख्त होते हैं, लेकिन राजेश नहीं मानता था। वह कहता कि मैं इसे अपना बना कर रहूंगा। वह किसी भी सूरत उसे हासिल करना चाहता था। मैंने कभी तक उस लड़की को नहीं देखा था, बस राजेश के मुंह से उसकी बातें सुनता रहता था और ना मैं कभी इस बात में दिलचस्पी ली थी कि मैं उसे देखूं। हमारी यूनिवर्सिटी के सब लड़के राजेश का बहुत मजाक उड़ाते थे कि राजेश ने अपना दिल दूसरी जात की लड़की को दे रखा है और वह तो हमारी यूनिवर्सिटी की भी नहीं है। क्या हमारी यूनिवर्सिटी में लड़कियां कम पड़ गया था जो राजेश को दूसरी यूनिवर्सिटी की लड़की के पास जाना पड़ा। यूनिवर्सिटी की खूबसूरत से खूबसूरत लड़कियां राजेश की दीवानी थी, क्योंकि वह था ही इतना अमीर और हैंडसम। सब लड़कियां कहती कि राजेश, हम सब में क्या कमी थी जो तुमने दूसरी यूनिवर्सिटी की लड़की को दिल दे दिया है। सारी लड़कियां राजेश के पैसे की और उसकी खूबसूरती की दीवानी थी। यह बात तो मैं जान चुका था। उसके साथ रहकर इस दुनिया में जीने के लिए पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत है और पैसे वालों की बहुत अहमियत है, क्योंकि मैं देखता था अक्सर यूनिवर्सिटी में सब लड़के राजेश के पीछे होते थे और वह चाहते थे कि राजेश उनसे दोस्ती कर ले, और लड़कियां भी तो यही चाहती थी, राजेश उनको अपनी गर्लफ्रेंड बना ले। राजेश की तरह लड़के हो या लड़कियां, सब उसको देखते थे। मेरी तरफ कोई भी नहीं देखता था। शायद मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था, इसलिए हालांकि मैं भी कम हैंडसम नहीं था, अच्छी खासी पर्सनालिटी मेरा भी था, लेकिन फिर भी लड़कियां मेरी तरफ नहीं देखती थी। मेरा यूनिवर्सिटी की फीस भी जैसे तैसे मेरी माँ पूरा किया करती थी और फिर इसके अलावा जो भी खर्चे होते थे वह तुम सब राजेश ही पूरा करता था। इसलिए मुझे किसी भी चीज की अगर जरूरत पड़ती तो मैं राजेश से बोल दिया करता था। इसी तरह मेरी सारी जरूरतें पूरी हो रही थी। राजेश की फैमिली ने सिर्फ उसका एक भाई और एक बहन, उसके माँ बाप थे। मेरी फैमिली में एक मैं और मेरी 4 बहनें थी और मेरी माँ थी। मेरे पापा बहुत पहले गुजर चुके थे। दोनों ने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद जॉब कर ली थी और मेरी माँ भी सिलाई कढ़ाई करके घर का खर्चा पूरा किया कर लेती थी। और जैसा कि मैं आपको बताया, मेरे खर्चे तो राजेश ही पूरे कर दिया करता था, इसलिए घर में थोड़ी बहुत बचत भी हो जाया करती थी। जो पैसे मुझे बहनें और मेरी माँ देती थी वह मैं अपने बुरे समय के लिए बचा कर रख लेता था। मैं राजेश के साथ अक्सर खाना भी बाहर खा लिया करता था और उससे तरह तरह की फरमाइश करता कि आज यह खाने चलेंगे, वह खाने चलेंगे। मेरी माँ बताया करती थी कि मैं बहुत ही मन्नत और मुरादों के बाद पैदा हुआ था।
4 बहनों का इकलौता भाई था, इसलिए घर में मेरी हर इच्छा का मान रखा जाता था। मेरी खुशी को सबसे पहले प्राथमिकता दी जाती थी। मेरी हर इच्छा पूरी होती थी। मैं घर का लाडला था, इसलिए मुझे अपनी बात मनवाने का बहुत शौक भी था। राजेश बहुत परेशान रहने लगा था और मुझे दिन रात यही कहता कि उस लड़की के बिना अब मेरा गुजारा नहीं हो सकता। उसे बस यह था कि वह लड़की एक बार उससे बात कर ले तो वह उसे अपने दिल की बात कह सके, लेकिन वह लड़की उसे मौका ही नहीं देती थी कि ब्रजेश उसे कुछ कह सके। उसकी पढ़ाई जैसे ही पूरी होती तो उसे गाड़ी लेने आई थी और वह गाड़ी में बैठकर चली जाया करती थी। मुझे अब अपने दोस्त की हालत देखी नहीं जा रही थी। मैंने सोच लिया था आज उस लड़की से कैसे भी करके मैं खुद बात करूंगा। राजेश उससे मोहब्बत करता है। मैं राजेश को लेकर उसकी यूनिवर्सिटी गया और उस लड़की के बाहर आने का इंतजार करने लगा। राजेश मुझे बहुत रोका था कि यार रहने दो, आज नहीं करेंगे बात। किसी लड़की का रास्ता रोककर उसे बात करना यह ठीक नहीं है, लेकिन मैंने उसकी एक नहीं सुनी और मैंने यह पक्का इरादा कर लिया कि आज उससे बात करके ही रहूंगा। कुछ देर बाद वह लड़की गेट से बाहर निकली। उसने बहुत ही सभ्य तरीके से कपड़े पहन रखे थे। गले में एक दुपट्टा भी पड़ा हुआ था जिससे उसने अपने आप को अच्छे से कवर कर रखा था। चेहरे पर मास्क लगाया हुआ था। वह जैसे ही गेट से बाहर निकली तो मैं उसके सामने आ गया। अभी राजेश मेरे पीछे ही था। मैंने उससे कहा, एक्सक्यूज मी मैडम, तो वह लड़की मेरी तरफ देखने लगी। तो मैंने उससे बिना कुछ सोचे कह दिया कि यह मेरा दोस्त राजेश है। यह रोज आपको देखने आपकी यूनिवर्सिटी इतनी दूर से आता है और आप उसे देखते भी नहीं। यह आपसे बहुत मोहब्बत करता है। क्या यह बात आप जानती नहीं? उस लड़की से इतना कहना था कि उस लड़की ने जोर का थप्पड़ मेरे गाल पर दे मारा और कहते हुए आगे बढ़ गई कि तुम दोनों को शर्म नहीं आती एक लड़की का रास्ता रोककर उससे बातें करते हुए? क्या तुम लोगों के घर में माँ बहन नहीं है जो दूसरी की बहन बेटी का ऐसे पीछा करते हो, उसका तमाशा बनाते हो? मुझे बहुत गुस्सा आया उस पर। मैं राजेश से कहा, क्या तुम अब भी इस लड़की से मोहब्बत करोगे जिसने तुम्हारे दोस्त को थप्पड़ मारा है? तो राजेश खामोश हो गया। थोड़ी देर बाद उसने मुझे जवाब दिया कि मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि यह काम मत करो, लेकिन तुमने तो मेरी एक नहीं सुनी। अब खुदा ही नतीजा भुगतो इस काम का। राजेश ने यह भी कहा था कि इसमें इस लड़की का कोई दोष नहीं था। अगर कोई भी इस लड़की की जगह होती तब भी वह यही करती। राजेश ने कहा कि मुझे तो बहुत खुशी हुई उसकी सोच देखकर। तो मैं उसे जवाब देने लगा कि वहाँ यार दोस्त हो तुम जैसा जो अपनी महबूबा से अपने दोस्त को थप्पड़ लगवा कर कहता है कि उससे अच्छा काम किया है। मैं अपने गाल पर हाथ रखे हुए उससे कह रहा था, जबकि वह हंस रहा था और मेरा मजाक उड़ा रहा था कि तुमने ही जल्दबाजी की थी। राजेश ने अब इस बात का अपने घर में भी जिक्र कर दिया था कि वह एक लड़की को पसंद करता है। उसकी फैमिली इस बात में उसके साथ ही और वह लोग उस लड़की के घर रिश्ता लेकर जाने के लिए तैयार भी हो गए थे। राजेश घर का सबसे बड़ा बेटा था और वो लोग चाहते थे कि राजेश की जल्द से जल्द शादी हो जाए, इसलिए उसने अपने घर वालों को तैयार भी कर लिया था। अगले ही दिन वह उस लड़की के घर जाएगा उसका रिश्ता लेकर। राजेश को इस बात पर विश्वास था कि उन लोगों के पास इतना पैसा है कि उस लड़की के घर वालों के पास इनकार करने की कोई वजह ही नहीं रहेगी और वह लोग हाँ कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और मुझे यह बात बहुत अजीब लगी। राजेश की फैमिली जब उस लड़की के घर गई तो उस समय वह लड़की घर पर नहीं थी। उसके घर में सिर्फ उसके चाचा और चाची और उसका एक कजन था। बातचीत के बाद राजेश के पापा ने उनसे कहा कि हमें अपने बेटी के लिए आपकी बेटी का रिश्ता चाहिए। थोड़ी देर के लिए तो वो लोग सोच में पड़कर खामोश हो गए। राजेश के पापा ने उनकी विश्वास दिलाया कि हमारे घर आपकी बेटी बहुत खुश रहेगी और आपकी बहुत तारीफें की। हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं है, हमारा बिजनेस भी बहुत फैला हुआ है, इस वजह से आपकी बेटी को हमारे घर में भी पैसों की कभी तंगी नहीं होगी और हमारा बेटा भी उससे बहुत प्यार करता है। उन लोगों ने बताया था कि लड़की के माँ बाप तो मर चुके हैं और उसको हमने ही अपनी बेटी की तरह पाला है। उन लोगों ने बताया कि हम लता के चाचा चाची हैं, तो उनको कुछ समय लगेगा फैसला लेने में और उन्होंने बताया कि हम अपनी बिरादरी से कहीं बाहर शादी नहीं करते, इसलिए अभी हम आपको कोई जवाब नहीं दे सकते। तो राजेश के पापा ने जाने की इजाजत लेते हुए उनको कहा
कि हम आपके जवाब का इंतजार करेंगे। आप हमें फोन कर बता देना। राजेश को बहुत इंतजार था उनके जवाब का। 1 हफ्ता इसी बीच में गुजर चुका था, लेकिन उन लोगों का कोई फोन नहीं आया था। फिर राजेश ने अपने पापा से जिद की कि वह खुद बात करे उनसे, और उनका नंबर राजेश ने खुद मिलाकर अपने पापा के हाथ में थमा दिया। बराबर घंटी बज रही थी, लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं आ रहा था। अब वो लोग परेशान हो गए कि आखिर वह लोग जवाब देने में इतनी देर क्यों कर रहे हैं। अगले दिन राजेश ने अपने पापा को फिर से नंबर मिलाकर दिया था, तो उन लोगों ने कॉल उठा लिया और कहा कि हम आपसे माफी चाहते हैं, लेकिन यह रिश्ता हम नहीं कर सकते। राजेश के पापा ने उनसे इनकार की वजह पूछी, तो आगे से वह लोग खामोश हो रहे और फोन ही बंद कर दिया। मुझे भी अब बहुत गुस्सा आ रहा था उस लड़की की फैमिली पर कि आखिर इतनी अमीर घर में रिश्ता न करने की वजह क्या रही होगी। राजेश बिल्कुल खामोश हो गया था। उनके इनकार को सुनकर और उसका किसी भी एक्टिविटी में दिल नहीं लगता था। वह अब बस अपने घर में ही रहना लगा था, अपने कमरे तक ही सीमित रहता था। मैं उससे रोज मिलने जाता था, उसके घर में उसका दिल बहलाने की कोशिश करता था। उसे बहुत कहता कि बाहर चलो, कोई मूवी देखते हैं, कब तक तू इस बात का दुख मानता रहेगा, लेकिन वह खामोश रहता। इस बीच 2 महीने गुजर चुके थे और एक दिन उन लोगों का अचानक फोन आया था कि वह लोग इस रिश्ते के लिए मान गए हैं और वो जल्द से जल्द शादी करना चाहता है। राजेश के घर वाले बहुत हैरान थे इस बात पर कि आखिर उन लोगों ने पहले इनकार क्यों किया था। हाँ, क्यों की है, आखिर वजह क्या होगी। लेकिन राजेश को इस बात से कोई मतलब नहीं था। वह तो उन लोगों को ही सुनकर बहुत खुश था, क्योंकि उसकी मोहब्बत उसे मिलने जा रही थी। हर रुकावट खत्म हो गई थी। उसका बस नहीं चल रहा था कि इस खुशी में नाचने गाने लगे, क्योंकि इन 2 महीनों में राजेश बहुत उदास था। न उसने ठीक से खाया था न पिया था, बस एक कमरे में बंद पड़ा रहता था। इस अचानक मिलने वाली खुशखबरी ने पूरे घर को खुश कर दिया था। राजेश के पापा ने उनसे मंगनी की तारीख फोन पर ही ले ली थी। अब मंगनी और शादी की तैयारी जोरों शोरों पर थी। सब बहुत खुश थे। आज उसकी मंगनी का दिन था। राजेश ने उसी समय सुनार की दुकान पर जाकर हीरे की अंगूठी बनवाई थी। मंगनी का दिन भी आ गया। सब बहुत खुश थे। मंगनी बहुत शानदार तरीके से हुई थी। राजेश की मंगेतर को मैंने पहली बार उसकी मंगनी पर ही देखा था। इतनी खूबसूरत लता थी। राजेश सच कहता था कि भगवान ने उसे बड़ी फुर्सत से बनाया है अपने हाथों से। वो थी ही इतनी सुंदर कि उसकी तारीफ किए बिना कोई रह नहीं सकता था। मंगनी को 1 महीना हो गया था और लता के घर वाले कह रहे थे कि अगले महीने की शुरुआत में शादी हो जाए। राजेश के पापा और राजेश के उनसे दहेज लेने के लिए मना कर दिया था, क्योंकि वह लोग तो खुद ही इतने पैसे वाले थे, उनको जरूरत भी नहीं थी दहेज लेने की। इसलिए उन्होंने सिर्फ जरूरत की चीज ही लेने को बोला था, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। राजेश ने लता का नंबर उसकी चाची से ले लिया था और वह लता को कॉल करता तो वह उसको कोई भी रिस्पांस नहीं देती थी। राजेश यह समझता था शायद वह उससे मोहब्बत नहीं करती या जबरदस्ती इस रिश्ते में बंधी है। यह सब राजेश अपने दिल में सोचता रहता था, लेकिन वह उसे छोड़ने का भी मन नहीं सोचता था। वह सोचता था कि शादी के बाद धीरे धीरे मोहब्बत हो ही जाएगी। ऐसे ही समय गुजरता रहा और शादी का दिन भी आ गया। राजेश के पापा ने शादी की सारी जिम्मेदारियां मुझे देखने को बोला था और मैं हर जिम्मेदारी बहुत ही अच्छे तरीके से पूरा कर रहा था। सारी अरेंजमेंट में ही देख रहा था। राजेश के कमरे से लेकर उसके सारे घर के डेकोरेशन मैंने ही किया था। सब मेहमानों को डेकोरेशन बहुत ही पसंद आए थे। राजेश भी बहुत खुश था और उसकी मम्मी बार बार उसकी नजर उतार रही थी। सारे घर वाले तैयार हो चुके थे, बस कुछ मेहमानों का आने का इंतजार हो रहा था कि वह आ जाए तो बारात लेकर लता के घर रवाना हो जाएंगे। कुछ ही देर में बारात रवाना हो गई थी। वहाँ लता दुल्हन के जोड़े में सजी किसी परी से कम नहीं लग रही थी। राजेश तो उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रहा था, लेकिन उन दोनों को ऐसे देखकर पता नहीं क्यों मुझे खुशी नहीं हो रही थी। वैसे तो वह मेरा दोस्त था, मुझे बहुत प्यार करता था, लेकिन पता नहीं क्यों उसकी शादी वाले दिन मेरे दिल में एक अजीब से एहसास ने जन्म ले लिया था। उसकी खुशी से मुझे जलन होने लगी थी। मैं खुद भी नहीं समझ पा रहा था कि यह क्यों हो रहा है। मैं राजेश की खुशियां से जल रहा हूँ या कुछ और बात है। कुछ ही देर में शादी होने वाली थी। पंडित जी दूल्हे दुल्हन को एक साथ बिठाने को बोला। सब मेहमान दूल्हा और दुल्हन की बहुत तारीफें कर रहे थे।
राजेश भी बहुत खुश था। लोगों से उसकी तारीफें सुनकर मैं बस खामोश पड़ा हुआ। मैं राजेश को शादी की मुबारकबाद देने स्टेज पर गया, उसे गले मिला और हमेशा ऐसे ही खुश रहने के लिए दुआ दिया और उसे कहा कि आखिर तुमने भाभी को हासिल कर ही लिया। उसकी हंसी पूरे हॉल में गूंज रही थी। लता बहुत चुपचाप थी, ज्यादा बोल नहीं रही थी। राजेश ने उसका हाथ थामा और वह सब मुझे पता नहीं क्यों देखा नहीं जा रहा था। कुछ ही देर में विदाई भी हो गई। राजेश और लता को मैंने कार में बैठाया जो फूलों से सजी हुई थी। शादी खत्म होने के बाद सब अपने अपने घर चले गए थे और लता को घर आते ही उसके सास ननद पूरा घर दिखाने लगी थी। उसके बाद वो लोग उसे राजेश के कमरे में लेकर गए थे जो मैंने ही अपने हाथों से सजाया था। शादी को 1 महीना होने वाला था, लेकिन अब राजेश बहुत बुझा बुझा सा रहने लगा था। मैंने उससे कई बार वजह पूछा, लेकिन वह हमेशा टाल दिया करता था। पता नहीं क्या बात थी जो वह मुझसे छुपा रहा था। हालांकि मैं उसका दोस्त था जिससे वह छोटी से छोटी बात भी शेयर किया करता था। समय यूं ही गुजर रहा, लेकिन राजेश में कोई बदलाव नहीं आ रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे राजेश ये शादी करके बहुत पछता रहा है और मैं दिल ही दिल में खुश होने लगा कि जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है, क्योंकि मुझे राजेश की पत्नी लता अच्छी लगने लगी थी और मैं दिल ही दिल में उससे मोहब्बत करने लगा था। लता को राजेश के साथ मेरी आंख बर्दाश्त नहीं करती थी। राजेश के रवैये से मुझे यह महसूस होने लगा था कि वह लता से खुश नहीं है, लेकिन मैं इस बात का पता नहीं लगा पा रहा था। आखिरकार मैंने राजेश से पूछ लिया, आखिर क्या बात है जिस वजह से तुम इतना परेशान रहते हो? क्या तुमने लता की वजह से परेशानी हो रही है? तो वह एकदम से हैरान हो गया। उसने कहा, हाँ, फोर्स मत करो कि मैं यह बात तुम्हें बताऊं। मैं खामोश हो गया उसका जवाब सुनकर। अब मेरे लिए और आसानी हो गई थी, क्योंकि राजेश भी लता को कुछ खास पसंद नहीं कर रहा था। अब मैं चाहता था कि राजेश लता को छोड़ दे या किसी भी तरह से उसे तलाक दे दे तो मैं उससे शादी कर लूं। एक दिन राजेश की मम्मी ने मुझे फोन किया और मुझे कुछ ऐसी बात बताई जो मैं सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो गई थी। और उसकी मम्मी बहुत परेशान थी। वह मुझसे कह रही थी कि तुम राजेश को समझाओ। उनकी परेशानी से मुझे अंदाजा हो रहा था कि राजेश ने जो बात बताई थी वह लता की वजह से परेशान है। वह एकदम सच है। इसलिए मैंने आंटी को यह बोल दिया कि चिंता न करे, मैं उसे समझाऊंगा। यह कहते हुए मैंने फोन बंद कर दिया। मैंने राजेश को कुछ भी नहीं समझाया, क्योंकि मैं खुद ही यही चाहता था कि राजेश यही सब करे। मेरा काम तो वैसे ही आसान हो रहा था। मैं क्यों उसे समझाता? पहले उनके बीच झगड़े होते थे, लेकिन अब राजेश लता को छोटी छोटी बात पर मारने भी लगा था। यह सब बातें मुझे राजेश की माँ ने ही फोन पर बताई थी। राजेश मुझे जब भी मिलता तो मैं उसे जानबूझकर कोई ऐसी बात बोल देता जिससे उसकी अपनी पत्नी से नफरत हो जाए और वह उस गुस्से पर कंट्रोल न रखे। मैं उसको हमेशा यह कहता था कि जितनी मोहब्बत तुम अपनी पत्नी से करते हो, शायद वह तुमसे इतनी मोहब्बत नहीं करती। हो सकता है उसकी जिंदगी में तुमसे पहले कोई और हो। यह शादी उसने अपने चाचा और चाची के दबाव डालने पर की हो। मैं उसे बहुत उकसाता था जिससे कि वह अपनी पत्नी को तलाक दे दे, उसे अपने घर से निकाल दे। लेकिन राजेश अभी तक यह सब कुछ नहीं कर रहा था जैसा मैं चाहता था। वह सिर्फ उसके साथ गलत व्यवहार रखे हुआ था। उसे मारता भी था, जबकि मैं तो यह उसे हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दे, उसे तलाक दे दे। मैं नफरत की आग में अब बहुत आगे जा चुका था। मुझे अब राजेश से नफरत महसूस होती थी। इस नफरत में मेरी और राजेश की दोस्ती कहीं गायब हो गई थी। मेरा मकसद यह था कि मैं लता को किसी भी तरह हासिल कर लूं, राजेश की जिंदगी से उसे निकाल दूं। मैं हर मुमकिन कोशिश की लता और राजेश की जिंदगी से निकालने की, लेकिन राजेश ने अभी तक उसे तलाक नहीं दिया था। जब वह उसे तलाक नहीं दे रहा था तो मैं अब राजेश को जान से मारने की कोशिश में लग गया। मेरा कोई भी प्लान काम नहीं कर रहा था। अब मैंने यह सोच कि उसे किसी खाने की चीज में जहर मिलाकर दे दूं और फिर मैं शाम को उसे फोन किया कि आज का डिनर मेरी तरफ से तुम्हारे लिए है। खाना खाने के बाद हम बाहर कार में आकर बैठ गए और मैं उसके लिए जूस ले आया और फिर उसमें जहर मिला दिया और राजेश के सामने रख दिया। जैसे ही उसने पीना शुरू किया, थोड़ी देर में वह बेहोश हो गया और नीचे गिर गया और उसके मुंह से झाग निकलने लगे। यह सब कुछ देखकर पहले तो मैं थोड़ा डर गया। अब कुछ देखकर मैं जल्दी से हॉस्पिटल ले गया और उसके मम्मी पापा को फोन किया। वह लोग अस्पताल पहुंच गए
लेकिन सब लोगों के होश उड़ गए जब डॉक्टर ने बताया कि राजेश अब इस दुनिया में नहीं रहा। फिर क्या था, उसके माँ बाप वहीं पर रोने लगे। मैंने उसकी पत्नी और उसकी बहन भाई को भी हॉस्पिटल फोन करके बुला लिया था। वह लोग भी वहीं पर आ गए, वह सब भी रोने लगे। मैं भी उनके सामने रोने की एक्टिंग करने लगा और फिर राजेश की डेथ बॉडी को उसके घर ले आए। उसका अंतिम संस्कार हो गया। मुझे कोई भी अफसोस नहीं था कि मैंने क्या कर दिया। मुझे बस लता को हासिल करने का भूत सवार हो गया था और इसलिए मैं किसी भी हद से गुजर सकता था। मेरा यह प्लान कामयाब हो गया था। राजेश को मरे अभी 4-5 महीने ही हो चुके थे और तब राजेश के माँ बाप ने सोचा कि लता अभी जवान है, उसकी शादी कहीं और कर देनी चाहिए। लता के सास ससुर उसके लिए रिश्ता देखने शुरू कर चुके थे। मैंने उनसे कहा कि आपको कहीं और रिश्ता देखने की जरूरत नहीं है, लता से मैं शादी करूंगा। उन लोगों को इस बात पर कोई एतराज नहीं था क्योंकि मैं राजेश का बचपन का दोस्त था। वह मुझे अच्छे से जानते थे और मैं उनके घर का मेंबर था। राजेश के माँ बाप ने लता से अनुमति ली। वह शादी के लिए राजी नहीं हो रही थी, लेकिन राजेश के माँ बाप ने लता को समझाया कि बेटा तुम जवान हो, तुम्हारे आगे पूरी जिंदगी पड़ी है, तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। फिर राकेश बहुत ही अच्छा लड़का है, तुम्हें हमेशा खुश रखेगा और तुम यहाँ से कहाँ जाओगी? तुम्हारे तो अपने सगे माँ बाप भी नहीं है, तुम्हारे चाचा चाची हैं, वह तुम्हें अपने बनाने के लिए अब तैयार नहीं होंगे। मजबूरी में लता ने शादी के लिए हाँ कह दी और इस तरह मेरी और लता की बहुत सादगी के साथ शादी हो गई। मैं बहुत खुश था। आज मेरे दिल के अरमान पूरे हो गए थे। जिस मकसद को पूरा करने के लिए मैंने अपने दोस्त की जान ले ली थी, आज वह मेरा मकसद पूरा हो गया था। लता मेरी बन गई थी। आज मेरी सुहागरात थी। मेरे दिल में जज्बात मचल रहा था, लता का खूबसूरत बदन मेरी बाहों में होगा। यही सोचकर मेरे दिल में अजीब से गुदगुदी हो रही थी। माँ बहनें भी बहुत खुश थी क्योंकि राजेश के माँ बाप ने लता की शादी बहुत धूमधाम से की थी, अपनी बेटी की तरह की थी। ढेर सारा दहेज भी दिया था। इतनी खूबसूरत बहू, ऊपर से ढेर सारा दहेज। मेरे घर वालों भी बहुत खुश थे। शादी की रात आई, मेरी बहनों ने लता को सजाकर दुल्हन की तरह मेरे कमरे में बिठा दिया। मैं अपने दिल में मचलते जज्बातों को लेकर कमरे में दाखिल हुआ, लेकिन अंदर का दृश्य देखकर मेरी चीख निकलते निकलते बची क्योंकि लता तो सामने बेड पर दुल्हन की बजाय कफन ओढ़ कर लेटी हुई थी। मैं उसके पास गया, मेरा दिल धड़क रहा था। यह सब क्या है? पता नहीं लता कफन क्यों ओढ़ी थी। मेरे दिल में अफसोस होने लगा। मुझे लगा शायद राजेश की मौत से रिया को बहुत बड़ा सदमा लगा है। वह राजेश की मौत की याद में अपने ऊपर कफन डाल लेती है। शायद यह सब राजेश को याद करने का अपना एक अलग ही तरीका है। मैंने लता को आवाज लगाया, लता यह सब क्या है? जितना दुख तुम्हें राजेश की मौत का है उतना ही मुझे भी है क्योंकि राजेश मेरा दोस्त था, लेकिन अब तो वह इस दुनिया से जा चुका है और हम एक नए रिश्ते में आ चुके हैं। तुम्हें अब उसको भूलना होगा, अपनी यादों से उसको निकालना होगा। हम अपनी एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। लेकिन लता ने कहा कि मैं यह सब कुछ राजेश की याद में नहीं कर रही, बल्कि मैं अब हमेशा ऐसी ही करूंगी। और मैं तो राजेश की पत्नी भी थी, रात को कफन ओढ़ कर ही लेटा करती थी। मुझे कफन ओढ़े बिना नींद नहीं आती। अब तुम्हें भी मुझे ऐसे ही झेलना होगा। और मैं राजेश को भी कभी हक नहीं दिया था कि वह मेरे पास आए और मेरे शरीर को हाथ लगाए, और मैं तुम्हें भी यह हक नहीं दूंगी कि तुम मेरे शरीर को हाथ लगाओ। मैं तो ना ही राजेश से शादी के लिए तैयार थी और ना ही तुमसे, लेकिन राजेश के साथ मेरे चाचा चाची ने जबरदस्ती शादी करवा दी थी और अब तुम्हारे साथ भी मेरे सास ससुर ने जबरदस्ती शादी करवा दी है। मैं दोनों ही शादियों के खिलाफ थी। लता की बातें सुनकर मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा। मुझे नहीं पता था राजेश और लता के बीच लड़ाई झगड़े की वजह क्या थी। शायद दोनों के बीच लड़ाई झगड़े यही वजह से होती थी। लता हर रात को कफन ओढ़कर सोया करती थी और राजेश लता से परेशान रहता था। उसने इतनी खूबसूरत पत्नी को अपनी मोहब्बत को तो पा लिया था, लेकिन उसे हासिल नहीं कर सका था। मेरे दिल अब खून के आंसू रो रहे थे। यह सब मैंने क्या कर दिया था? आपने जान से प्यारे दोस्त की जान ले ली थी। मैंने लता से कहा, लता यह सब गलत है, अब तुम मेरी पत्नी हो और मेरा तुम पर पूरा हक है। तुम इस तरह कफन ओढ़ कर नहीं सो सकती। तुम्हें पत्नी होने के सारे हक मुझे देने होंगे। लेकिन उसने कहा, अगर तुम मेरे शरीर से कफन हटाया तो मैं इस समय खुद को खत्म कर लूंगी। उसकी बात सुनकर मैं डर गया और खामोशी से एक साइड होकर लेट गया।
मेरी शादी को 10 दिन गुजर चुके थे। लता रोज रोज कफन ओढ़कर सोया करती थी। पूरी रात मेरा दिल दहशत में रहता। मुझे लगने लगा था लता कोई दिमागी मरीज है। लता की इस तरह की हरकत और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता था और एक रात मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। लता कफन ओढ़कर सो रही थी। मैंने आओ देखा न ताओ गुस्से से उसके शरीर से कफन उतार कर फेंक दिया। लता बेखबर सो रही थी। उसे कुछ होश नहीं था कि मैं उसके ऊपर का कफन उतार दिया है। वह पिंक कलर की नाइटी में थी। उसका खूबसूरत सा शरीर अब मेरे सामने था। मुझे खुद पर काबू नहीं हो रहा था। मैंने उसे बाहों में भर लिया। मेरे हाथ लगाते ही वह उठ गई और मुझे खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी, लेकिन मेरी पकड़ भी मजबूत थी। वह मेरी मजबूत बाहों से निकल नहीं सकी। लेकिन यह क्या, जैसे ही मेरे हाथ लता की पीठ तक पहुंचे, उसकी पीठ पर मुझे बहुत अजीब सा महसूस हुआ था, जैसे ही उसकी पीठ पर कुछ गुदा हुआ है जो उसके अपने उंगलियां के नीचे महसूस हो रही थी। मैं लता की नाइटी हटाकर देखा। उसके पूरे पीठ पर रॉकी नाम लिखा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने नुकीली चीज से उसके पीठ पर यह निशान लगाए हो और अपना नाम लिखा हो। मैं बहुत हैरान सा उसकी पीठ को देख रहा था। अब सारा राज खुलकर सामने आ चुका था। लता सिर झुकाए आंसू बहा रही थी। मैंने कहा, लता यह सब क्या है? आखिर तुम्हारी पीठ पर यह रॉकी नाम क्यों लिखा है? लता ने कहा, इसलिए मैं अपने शरीर पर किसी और को हाथ नहीं लगाने देती थी और इसलिए मैं कफन ओढ़ कर सोया जाया करती थी ताकि राजेश या तुम मुझे कभी हाथ न लगा सको। राजेश को भी मैंने कभी अपने शरीर को हाथ नहीं लगाने दिया था। यह मेरे जीवन की सच्चाई है। मैं रॉकी नाम के लड़के से प्यार करती थी, लेकिन वह एकदम दिमागी मरीज था। वह मुझे अपनी जागीर समझने लगा था। वह मेरे साथ मनमानी करता था। मैं किसी भी तरफ आंख उठाकर देख लेती तो वह मेरे ऊपर बहुत जुल्म करता था। वह कहता था कि आंखें सिर्फ मेरी तरफ उठनी चाहिए, किसी और की तरफ नहीं। उठी तो यह आंखें निकाल लूंगा। मैं उससे पीछा छुड़ाना चाहती थी, लेकिन वह किसी तरह मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा था। एक बार मैंने शॉर्ट कपड़े पहने हुए थे। मेरा पीछे का गला कुछ ज्यादा ही बड़ा था और मेरी खूबसूरत सा बदन उसे गले में दिख रहा था। मैं उसके साथ एक कैफे में बैठी हुई थी। कुछ लड़के मुड़ मुड़ कर मेरी पीठ की तरफ देख रहे थे। रॉकी से यह सब कुछ बर्दाश्त नहीं हुआ। वह मुझे अपने घर ले गया और फिर उसने मेरी पीठ पर एक तेज धार नुकीली चीज से अपना नाम लिख दिया। उसने कहा कि तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो। हर उठने वाली निगाह को पता होनी चाहिए कि यह लड़की सिर्फ और सिर्फ रॉकी की है। उसका यह दीवानापन देखकर मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। मेरी पूरी पीठ लहूलुहान हो चुकी थी। मैं किसी तरह पीछा छुड़ाकर अपने घर आई थी। मेरे माँ बाप तो इस दुनिया में नहीं थे। मेरे चाचा मेरे साथ अच्छा नहीं करते थे। अगर उन्हें मेरी सच्चाई पता चल जाती तो मुझे घर से निकाल देते और इस समय शायद भगवान को मेरे ऊपर दया आ गई थी। मेरे चाचा का ट्रांसफर दूसरे शहर में हो गया था। चाचा ने घर बदल दिया। इस तरह रॉकी से मेरा पीछा छूट गया। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि मैं रॉकी के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। उस दिन से चाचा और चाची का व्यवहार मेरे साथ और भी खराब हो गया। उन्होंने कहा कि तुमने हमें कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा है और ऐसे ही में राजेश का रिश्ता मेरे लिए आया। चाचा ने मेरी प्रेगनेंसी गिरवा दी और जबरदस्ती मेरी शादी राजेश के साथ कर दी। लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि मेरी सच्चाई राजेश को पता चले, इसलिए मैंने कभी उसे अपने शरीर को हाथ नहीं लगाने दिया था। लेकिन आज तुमने सब कुछ देख लिया, इसलिए मुझे तुम्हारी सारी सच्चाई बतानी पड़ी। लता की सारी सच्चाई जानकर अब मेरी आंखें खुल चुकी थी। मुझे अपने दोस्त के मरने का बहुत दुख था। मैंने उसकी जान ले ली थी। मैं उसका गुनाहगार था। मैं लता के सामने अपने गुनाह को स्वीकार कर लिया कि राजेश की जान जाना कोई एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि उसके पीछे मेरा हाथ था। वह भी आंखें फाड़े मेरी तरफ देख रही थी। हम दोनों ही गुनाहगार थे। मैं लता से कहा कि मैं तुम्हारी हकीकत जानते हुए भी तुम्हें अपनाने को तैयार हूँ। लेकिन लता ने कहा, जो अपनी जान से प्यारे दोस्त का न हो सका, मैं उसके साथ अब और एक पल भी नहीं रह सकती। जो इंसान अपने बचपन के दोस्त का ना हो सका, उस दोस्त का जिसने तुम्हें भाई से बढ़कर जाना, तुम भला मेरे साथ क्या वफा करोगे? उसने उसी पल मेरा घर छोड़ दिया और हमेशा हमेशा के लिए मेरी जिंदगी से चली गई। आज मैं तन्हा अकेला अपने पश्चाताप की आग में जल रहा हूँ। मेरे हाथों से बहुत बड़ा पाप हुआ था। लता ने अदालत के जरिए मुझसे तलाक ले ली थी। दिन ब दिन मेरी हालत खराब होती जा रही थी। किसी काम में मेरा मन नहीं लग रहा था। एक दिन ख्यालों में मगन रोड पर चल रहा था कि पीछे से कार ने मेरा एक्सीडेंट कर दिया।
मैं रोड पर गिरा था। भगवान का कृपा थी कि मुझे ज्यादा चोट नहीं आई थी। गाड़ी वाले ने मुझे गाड़ी में बिठाया और अपने घर ले गया। उसने कहा जब खुद को थोड़ा रिलैक्स फील करो फिर मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। मैं उसके घर पर बैठा हूँ, उसके घर को देख रहा था। बहुत ही खूबसूरत घर था। तभी एक लड़की कमरे से बाहर आती दिखाई दी। धरती आकाश मेरी आंखों के सामने से घूम गए थे। कमरे से निकलने वाली लड़की कोई और नहीं बल्कि लता थी। वह लड़का जो मुझे कार में लेकर आया था वह जल्दी से लता की तरफ बढ़ा और उसको हाथ पकड़कर बोला, लता देखो इस लड़के को एक्सीडेंट मेरी कार से हो गया है, तुम इसके लिए जूस ले आओ। लता भी मुझे देख रही थी लेकिन उसने मुझे देखकर नफरत से मुंह फेर लिया और किचन में चली गई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। कुछ देर बाद उस लड़के को कॉल आ गया जो मुझे गाड़ी में लेकर आया था और वह बात करते करते बाहर चला गया। मुझसे रुका नहीं गया। मैं लता के पीछे किचन में आ गया। मैंने लता से कहा, लता यह सब क्या है? लता ने मुझे बताया कि यह रॉकी है। यह मुझे तलाश करता हुआ मुझ तक पहुंच गया, इसलिए मुझे अपने लिए माफी मांगी थी और अब भगवान की कृपा है रॉकी एकदम ठीक है और मुझे बहुत प्यार करता है, मेरा बहुत ध्यान रखता है। हम दोनों की शादी हो गई है और मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूँ। खुशी तो लता के चेहरे से ही टपक रही थी। सच में वह बहुत ही खुश थी, लेकिन सजा तो भगवान ने मुझे दी थी। न मेरा दोस्त मेरे पास रहा और न ही मुझे लता मिल सकी। मैं थके थके कदमों से लता के घर से वापस आ गया था। अब मैं भगवान से रो रो कर प्रार्थना करता हूँ कि भगवान मेरे पापों की सजा कम कर दे और मेरे दिल को सुकून दे। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद दोस्तों।